हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डैट इज़ रैंडम वेरिएबल। तो आप सब हमारे साथ हेडिंग डाल लो, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का जो टर्म है ये हमने क्लास 12 में सुना है। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब करते थे प्रोबेबिलिटी में तो हल्का सा रैंडम वेरिएबल को टच करके आए हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या था, लेकिन इसके कंसेप्ट, इसके टर्म, इसके यूजेज, इसके इम्पोर्टेंस ये सब हमने क्लास 12 मतलब एकेडमिक लेवल पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया था और हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं था। लेकिन सेमेस्टर 3 में अब जो स्टैट्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को हमें अच्छे से पढ़ना है, इसके कंसेप्ट को, इसके यूजेज को एंड इसके इम्पोर्टेंस को। ठीक है, अभी तक जो हमने स्टैट्स में पढ़ा अपने एसएमई के सिलेबस में, अभी तक जो हमने पढ़ा है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, इसमें जो भी टर्म और कंसेप्ट था वो सब हम लोग पहले से उस सारे टर्म कंसेप्ट से रूबरू थे। मतलब पहले से हम लोग सुना था, सारे टर्म सारे कंसेप्ट पहले से हम लोगों को पता था, एकेडमिक लेवल पे कर आए थे। बस डिफरेंस क्या था कि जो एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चंस का लेवल था और जो ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चंस का लेवल है, इन दोनों में फ़र्क था, मतलब डिफरेंस था। यहाँ पे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया था क्वेश्चंस का, बाकी टर्म कंसेप्ट उसके पीछे का रीजन सारा सब कुछ सेम ही था। मतलब एक तरीके से हम लोगों ने अपने एकेडमिक लेवल को रिकॉल किया और रिकॉल करने के बाद उस सेम कंसेप्ट पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लेकिन अब से यूनिट नंबर 3 से जो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है ये सब बिल्कुल नया है, जहाँ पे हम लोगों को मतलब सीखने का जो कार्यक्रम ये अब स्टार्ट हो चुका है। मतलब अब हर चीज़ आपको नया दिखेगा जो कि शायद आपने पहले सुना भी ना हो, और कोई सुन लिया, कोई किसी को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो पहले से भी सुन रखे हो कुछ टर्म कंसेप्ट। लेकिन 98% चांस ये है कि जो भी अब हम लोग पढ़ेंगे ये सब टर्म आपके लिए नया होगा। मतलब अब सीखने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना अब से यूनिट नंबर 3 से, क्योंकि सेमेस्टर 3 में एसएमई में हम लोगों को जो सीखना होता है वो यूनिट नंबर 3 से ही स्टार्ट। चलो, रैंडम वेरिएबल का जो कंसेप्ट है ना, रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट हम लोग तब यूज करते हैं, मान लो जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल का यूनिक वैल्यू ना हो। जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल का एक यूनिक वैल्यू ना हो तो उस प्लेस पे रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट को यूज करते हैं। अधिकतर रैंडम वेरिएबल जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चंस को डील करने के लिए यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल का यूनिक वैल्यू ना हो। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो कि मैंने ना 2 कॉइन को टॉस किया और मान लो मेरा जो वेरिएबल है, आई एम कंसीडरिंग द वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स। मैंने नंबर ऑफ हेड्स को अपना वेरिएबल माना है। तो क्या 2 कॉइन को टॉस करने के बाद नंबर ऑफ हेड्स कितना आएगा आप बता सकते हो? कोई एक यूनिक वैल्यू है आपके पास? नहीं। हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों के दोनों बारी हेड आ जाए। तो आपके पास कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है जो कि आप बता दो कि नंबर ऑफ हेड्स कितना आएगा। तो जिस प्लेस पे किसी भी वेरिएबल का हमारे पास यूनिक वैल्यू ना हो वहाँ पे हम लोग रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट को यूज करते हैं। बाकी अभी इसकी डेफिनेशन से और भी एग्जाम्पल से मैं आपको मैच करके, रिलेट करके और भी अच्छे से इसको समझाऊंगा कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ अपने नोट में कॉपी करो और कुछ पॉइंट मैं लिखवाऊंगा वो भी कॉपी करो। रैंडम वेरिएबल का जो डेफिनेशन है, जो कि मतलब मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, बुक में भी लगभग सेम यही चीज़ लिखा हुआ है, बट बुक से थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में जो मुझे ज़्यादातर पसंद है उस लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूँ। बाकी बुक्स का भी पढ़ोगे तो वो भी वही सेम चीज़ ही लिखा हुआ है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose
numericals value are determined by the outcomes of a random experiment. डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद एक पॉइंट लिखना आप, ये डेफिनेशन था रैंडम वेरिएबल का। जो पॉइंट क्या है, रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड by capital letter. Random variable is denoted by capital letter, that is capital X, capital Y, capital Z and so on, and its value is denoted by a small letter, that is a small x, a small y, a small z and so on. Random variable is denoted by capital letter x, y, z and its value is denoted by a small letter. मतलब बेसिकली कुछ ऐसा, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। ये एक कन्वेंशन है जो हम लोगों को पूरे रैंडम वेरिएबल में फॉलो करना है। कन्वेंशन का मतलब कि मान लो जब आपके पास किसी वेरिएबल का एक यूनिक वैल्यू दे रखा हो, जैसे किसी वेरिएबल का वैल्यू दे रखा हो कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन जब वैल्यू अननाउन हो कि x क्या है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू स्मॉल x, जहाँ पे कैपिटल X हमारा क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, और स्मॉल x क्या होता है, उस रैंडम वेरिएबल के वैल्यू। ये एक कन्वेंशन है जो कि पूरे रैंडम वेरिएबल में हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल मतलब शेयर कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के साथ इस डेफिनेशन को मैं रिलेट करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मैंने जैसे शुरुआत में एक एग्जाम्पल लिया था कि सपोज 2 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक, 2 कॉइन आर टॉस्ड, और मैंने अपना वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कंसीडर किया था कि नंबर ऑफ हेड्स। तो एक बात बताओ कि जब 2 कॉइन टॉस करेगा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब भी हम लोग अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले से प्रोबेबिलिटी में सीख कर आए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट करना, आइदर कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर डाइस को थ्रो कर रहे हैं या फिर बॉल को बॉक्स में से निकाल रहे हैं, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 2 कॉइन आर टॉस्ड। तो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं, और सैम्पल स्पेस में क्या होता है, हमारे एक्सपेरिमेंट का जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या सब बन सकता है, दोनों बार हेड आ जाए, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, और दोनों के दोनों बार टेल आ जाए। यही पॉसिबल आउटकम्स है, इससे कुछ एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकता ना। तो ये हमारा क्या है, आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। और मैंने बोला कि मैंने एक रैंडम वेरिएबल
कंसीडर किया है और वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या सब हो सकते हैं, जब दो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स क्या सब हो सकते हैं। हो सकता है कि एक भी हेड ना आए, तो एक भी हेड ना आने का मतलब दोनों बार टेल आ जाए। हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, या पहली बार में या दूसरी बार में, और हो सकता है कि दोनों के दोनों बार हेड आ जाए। तो जो वेरिएबल होगा हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स, वो कुछ इस तरह से होगा। जीरो मतलब एक भी बार हेड ना आए। वन का मतलब कम से कम एक बार, मतलब एक बार हेड आ जाए, चाहे पहली बार में या दूसरी बार में। और टू का मतलब कि दोनों के दोनों बार हेड आ जाए। तो नंबर ऑफ हेड कुछ इसी तरह से होगा ना, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, रैंडम वेरिएबल। अब डेफिनेशन देखना, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल्स वैल्यू, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल्स वैल्यू is determined by the outcomes of random experiment, outcomes of random experiment। मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से ही तो ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू को डिटरमाइन किया है, जहाँ पे मैंने देखा कि या नहीं तो दो बार हेड आ सकता है, या एक बार हेड आ सकता है, और या नहीं तो हेड आ ही नहीं सकता, 0 बार आ सकता है, और मेरा वेरिएबल कंसीडर है नंबर ऑफ हेड्स। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था रैंडम वेरिएबल का, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और दूसरी बात कि रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके वैल्यू को स्मॉल लेटर से। तो ये जो कैपिटल एक्स है ये रैंडम वेरिएबल है, जो कि मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन के बाद जो मैं नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो ये है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, दोनों के दोनों हमको पढ़ना भी है। सबसे पहले अगर मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को एक्सप्लेन करूं तो ये होता है, इट इज अ वेरिएबल which takes finite and countable infinite set of value। It is a variable which takes finite और finite, यहाँ पे और लिख लो, ये एंड से कोई भी बात एक ही है, एंड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है it is a variable which takes infinite set of many value। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है इट इज़ अ वेरिएबल विच टैक फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है इट इज़ अ वेरिएबल विच टैक इनफाइनाइट सेट ऑफ मैनी वैल्यू। दोनों को अब एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो मैंने इस पर लिखा है कि यह वेरिएबल है जो कि फाइनाइट वैल्यू टैग करता है, मतलब फाइनाइट वैल्यू होता है।
फाइनाइट वैल्यू तो सबको पता होगा। फाइनाइट वैल्यू अगर माने तो जैसे कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट वैल्यू है, 5 वैल्यू है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और काउंटिंग रुक भी रही है, मतलब गिनती रुक भी रही है, इसको बोलते हैं लोग फाइनाइट वैल्यू। इसकी एग्जांपल और जैसे मान लो कि अगर मान लो रैंडम वेरिएबल कुछ नंबर ऑफ चेयर्स, जैसे मान लो कि अगर ये क्लास अभी ऑनलाइन ना हो के ऑफलाइन हो रहा होता और आप लोग मान लो क्लास में बैठे होते, तो जो नंबर ऑफ चेयर होता क्लास में उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, और काउंटिंग रुक भी जाएगी, क्योंकि मतलब काउंटिंग करेंगे और एक टाइम आएगा जैसे कि मान लो 50 60 70 जितना भी चेयर हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट वैल्यू। या फिर जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, जितने स्टूडेंट होंगे क्लास में, तो फाइनाइट वैल्यू का मतलब सीधा है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और काउंटिंग रुक जानी चाहिए। अब काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू क्या होता है? काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसको हम लोग काउंट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए। काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए का मतलब उसकी गिनती रुकनी नहीं चाहिए, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो क्या हो सकता है, जैसे स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारा। आसमान में तारा हम लोग काउंट तो कर सकते हैं ना। आप में से कई सारे जिनको छत पे सोना पसंद होगा, जो गांव वगैरह में रहकर आए हैं, तो उन लोगों को पता होगा। हम लोग बचपन में करते थे ना कि आसमान में रात में तारे को काउंट करते थे, तो काउंटिंग तो कर सकते हैं लेकिन वो क्या है, काउंटिंग रुक नहीं सकती, वो इनफाइनाइट है। तो जब भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं और उसकी काउंटिंग रुके ना, उसे बोलते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। कुछ दूसरा एग्जांपल जैसे सर पे बाल पे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं लेकिन काउंटिंग रुकेगी नहीं। अगर रुक जाती है काउंटिंग तो कहने का मतलब आप मतलब गंजे हो, टकले हो। समझ रहे हो मेरी बात को? जोक्स अपार्ट, तो ये जो 3 था ये मैंने फाइनाइट का आपको एग्जांपल दिया, और इनफाइनाइट का मतलब स्टार्स इन द स्काई, सर पे बाल, ये सब। और इनफाइनाइट का जो मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल्स वैल्यू मतलब इस तरह से अगर दे तो कुछ इस तरह से मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसकी काउंटिंग रुक नहीं सकती, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। अब काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू तो हमने देख लिया। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इनफाइनाइट सेट ऑफ मेनी वैल्यू क्या होता है? जब इनफाइनाइट सेट ऑफ मेनी वैल्यू मैं आपको भी बताऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा ना, तो इन दोनों में काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू और इनफाइनाइट सेट ऑफ मेनी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा और चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ना अधिकतर मैंने देखा, मतलब जब अभी भी जैसे कि जब हम स्टैट्स पढ़ रहे थे तो उस प्लेस में मैंने देखा अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ भी, कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जो कि फाइनाइट वैल्यू ले और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू ले, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पे इनफाइनाइट सेट ऑफ मेनी वैल्यू हो। इनफाइनाइट सेट ऑफ मेनी वैल्यू का मतलब, जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 से 8, क्लोज इंटरवल 3 से 8, मतलब ये कुछ ऐसा है ना, एक नंबर लाइन है, रियल नंबर है, और 3 से 8, क्या ये फाइनाइट नंबर है? ये क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू 3 से 8 फाइनाइट नंबर है? नंबर लाइन पे है ये। अगर आप फाइनाइट बोलोगे तो आप बेवकूफ़ होगे, ये बिल्कुल भी फाइनाइट नहीं है। ये फाइनाइट कैसे होगा? इसको आप काउंट कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्यों काउंट कर रहे हो?
क्यों 3 के बाद 4 आएगा? किसने बोला? 3 के बाद 3.001 भी तो आ सकता है। अब 3 के बाद 3.001 3.002 आएगा, ये भी किसने बोला? सपने में थोड़ी आया था। 3.0000000 मतलब ढेर सारा जीरो के बाद भी तो बना सकता है ना। मतलब कोई अगर ऐसा बोले कि 3 के बाद 0001 ऐसा चलेगा, क्यों? 3 के बाद 3.00000 ढेर सारा जीरो के बाद वन आ सकता है ना। ये भी तो इस नंबर लाइन पे लाई करेगा। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट ऑफ मैनी वैल्यू। इसको आप काउंट कर ही नहीं सकते। कुछ भी जो आप काउंट करोगे उसे एक्स्ट्रा आगे जीरो लगा देंगे, वो भी नंबर लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो इस तरह के जब भी आपके पास इस तरह का जो आता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3,8 या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3, मान लो 7 पे क्लोज इंटरवल, या x बिलोंग्स टू दोनों पे क्लोज इंटरवल 3,6 ऐसा ओपन इंटरवल, तो इस तरह से आए तो वो होता है इनफाइनाइट सेट ऑफ मैनी वैल्यू। क्योंकि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि 3 के बाद जो दूसरा वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने रट लिया होगा। अब क्या रट लिया होगा कि जब भी कुछ ऐसा दिखेगा x = 1 2 3 4 या 1 2 3 ... इस तरह से दिखेगा तो वो डिस्क्रीट रैंडम होगा, और जब भी इस तरह से बिलोंग्स टू में आ जाए तो कंटिन्यूअस। सही रटा है, लेकिन प्लीज़ कंसेप्ट को भी ध्यान रखो कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। बाकी आप सही जा रहे हो। अगर ऐसा पेपर में आ जाए तो क्या होगा? वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और ऐसा पेपर में आ जाए तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना 3 > x <8 ऐसा भी तो आ सकता है। ये भी क्या है? वही बात है ना, सेम चीज़। ये वाला अगर इक्वल टू लगा दो बस, तो मतलब इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आई होप इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़े हो आप लोग MME 1 में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है रैंडम वेरिएबल का जो दो अलग अलग टाइप्स है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आज हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, और इसके क्या सब पार्ट है, क्या सब सीखना है वो पहले देखेंगे। इसके बाद कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे वो है PMF कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = स्मॉल x, वेयर कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल एंड स्मॉल x इज इट्स वैल्यू, रैंडम वेरिएबल के वैल्यू। याद रखना इस चीज़ को। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है, इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल fx ऐसे भी डिनोट करते हैं। सिंस हम लोग इंजीनियरिंग बुक से स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का यूज है, तो इसको फंक्शन फॉर्म में कुछ इस तरह से भी डिनोट करते हैं। आप लोग एक फंक्शनल मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लो रैंडम वेरिएबल का। मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बुक से पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। क्या पता पूछ ले, तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आपको लिखना है तो लिखना स्टार्ट कर लो कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर। फिर से दोहरा रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर। अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो कुछ ऐसा कि जैसे मैंने क्या बोला कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या हो, सैंपल स्पेस। जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2 कॉइन टॉस, मतलब 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 कॉइन को टॉस करने के बाद कोई फंक्शन है रैंडम वेरिएबल, तो उसका डोमेन क्या होगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस
हैड हैड, हैड टेल, टेल हैड एंड टेल टेल। और मेरा x जो वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या सब होगा, एक तो 0, एक 1, एक 2। कोई चाहे तो रियल नंबर कुछ ऐसा भी, ऐसे भी बना सकता है, लेकिन मैंने ऐसे बनाया है। 0 का मतलब क्या है कि एक बार भी हेड ना आए, मतलब टेल टेल। 1 का मतलब है एक बार कम से कम हेड आ जाए, और हेड हेड का मतलब है कि दोनों के दोनों बार, दोनों के दोनों टॉस में हेड ही आ जाए। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, फंक्शन जिसकी डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस, और रेंज क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे इस एग्जांपल में रियल नंबर का 3 नंबर ही आया है, 0, 1, 2, लेकिन ऐसे कई सारे एग्जांपल या ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे रियल नंबर पूरा का पूरा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर पूरा पूरा एग्जिस्ट मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को मतलब अगर आपके पेपर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाए, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। फिर से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तीनों का मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन में पेपर में अगर किसी भी नाम से यूज करे, आपको समझ जाना चाहिए कि आपसे क्या मांगा है। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो एक बेसिक मीनिंग अगर आपको समझना हो, बेसिक मतलब इसकी डेफिनेशन मान लो या इसका क्या मतलब है PMF का, तो PMF बेसिकली हमें बताता है रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड में जो प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड में जो प्रोबेबिलिटी है वही हमें PMF बताता है। जैसे अभी मैंने ना एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल था कि 2 कॉइन को टॉस किया था, तो 2 कॉइन को टॉस करने के बाद मेरे पास आउटकम्स है हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल टेल, सॉरी टेल हेड एंड टेल टेल। इससे मैंने रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया था कि x मेरा नंबर ऑफ हेड है और x मेरा नंबर ऑफ हेड है, तो 0, 1, 2 मतलब एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आए या दोनों के दोनों बार हेड आ जाए। इसके क्रॉसपॉन्ड में जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x स्मॉल x, 0 का मतलब एक बार भी हेड ना आए, मतलब दोनों के दोनों बार टेल आ जाए। तो हेड आए और टेल आए, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 होती है ना जब कॉइन को टॉस करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 पहले बार में भी टेल और दूसरे बार में भी टेल, तो 1/4। सिमिलरली क्या यहाँ पे है कि एक बार हेड आ जाए, तो एक बार हेड कैसे आ सकता है कि पहले बार में हेड आ जाए और दूसरे में टेल, या फिर ये हो सकता है कि पहले में टेल दूसरे में हेड। इसको सॉल्व कर दो तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2 का मतलब पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड। तो वेरिएबल के जो करस्पॉन्ड में प्रोबेबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वेरिएबल के करस्पॉन्ड में जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको किसी और नाम से भी पुकारते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट नोट करो प्रॉपर्टीज ऑफ PMF, प्रॉपर्टीज ऑफ PMF। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है इसका, जो कि नॉर्मल भी आप सबको पता है कि किसी भी वेरिएबल का या किसी भी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 इज़ ग्रेटर देन, ये जो PMF है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। अगर इसके केस में लिखोगे, मतलब मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, तो 0 से बड़ा p ऑफ x लेस देन 1। fx के केस में लिखोगे तो 0 से बड़ा f ऑफ x लेस देन 1। मतलब किसी बुक में PMF को ऐसे डिनोट किया है, किसी में ये, किसी में ये। तो मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ कि किस तरह से तीनों को रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला प्रॉपर्टीज आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका कि इनका जो समेशन है, रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्ड जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सब का जो समेशन होगा प्रोबेबिलिटी का, वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये भी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होना चाहिए, 1। प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है ना 0 से लेकर 1 तक में, तो टोटल समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 1। इस केस में अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि समेशन ऑफ x px जो है
वो क्या होना चाहिए 1। और इस केस में भी लिखना चाहो तो लिख लो कि समीशन ऑफ एक्स एफ एक्स क्या है 1। मैं स्मॉल एफ एक्स लिख रहा हूँ, ध्यान रखना ये स्मॉल एफ एक्स स्मॉल एफ है। आप जिस तरह से भी स्मॉल एफ लिख रहे हो लिख लेना, ये स्मॉल एफ है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ था कि 0 से बड़ी होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पीएमएफ का मतलब रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड जो भी प्रोबेबिलिटी है उन सब का समेशन 1 होना चाहिए। इसके बाद इस प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं बुकलेट के, मतलब अब मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ बुकलेट का। तो एक आध क्वेश्चन पहले आप देख लो कि कैसे क्वेश्चंस को मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके बाद खुद से कोशिश करना बुकलेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 बुकलेट का कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि आ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 12 से हल्का सा रिलेट कर दिया कि आपको थोड़ा सा रिकॉल आ जाए कि क्लास 12 में इस तरह से आपने कुछ देख कर आए हो आप पहले से, जहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स दे रखा है 0 से लेके 7 तक ना। तो x का वैल्यू दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x 0 के 2 के 2 के 3 के k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर एंड 7k का स्क्वायर प्लस k 7k का स्क्वायर प्लस में k। सबसे पहला पार्ट ए पार्ट में जो आपसे मांगा है, तो ए पार्ट में आपसे मांगा है कि फाइंड k, कि k बताओ क्या होगा। तो अभी मैंने क्या पढ़ा प्रॉपर्टीज कि जो रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्ड जो भी प्रोबेबिलिटी है उन सब का समेशन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ना। तो इन सब का समेशन क्या होना चाहिए 1। तो इन सबको अगर ऐड करोगे ना तो 2k प्लस के 3 2 5k 3 8k प्लस के 9k कुछ ऐसा आएगा 9k और 7k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर और k का स्क्वायर प्लस में 10k का स्क्वायर, और इनका समेशन क्या आना चाहिए 1। तो अगर इसको देखो तो कुछ इस तरह से 10k का स्क्वायर प्लस में 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व आप करोगे ना तो आपके पास k का वैल्यू आएगा -1 एंड एक k का वैल्यू आएगा 1/10। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, पहली प्रॉपर्टीज वो 0 या 0 से बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10। ए पार्ट के बाद इसके बी पार्ट में आपसे पूछा है कुछ प्रोबेबिलिटी मांगा है आपसे गिवन, क्या सब पूछा है। पहला तो बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 बताओ, सॉरी x लेस देन 6 बताओ क्या होगा। और उसके बाद मांगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बताओ। और इसके बाद मांगा है कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा x लेस देन 5 बताओ। हाँ ये मांगा है ना। तो सबसे पहले x लेस देन 6, तो x लेस देन 6 का मतलब 6 से पीछे की प्रोबेबिलिटी मांगा है ना सब। तो 6 के पीछे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इन सबको जब ऐड करेंगे, क्योंकि 0 से फिर पीछे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो लेस देन 6 में कुछ ये सब ही आएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 क्या है, k का स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू है k का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 3k, फिर है 2k, फिर है 2k, फिर है k, फिर है 0। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 का वैल्यू k स्क्वायर दे रखा है, x इज इक्वल टू 4 का 3k, इक्वल टू 3 का 2k, x इज इक्वल टू 2 का 2k, 1 का k और 0 का 0। इनको k का वैल्यू हमें पता ही है 1/10, तो 1/10 पुट करके ऐड करोगे जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि मान लो k स्क्वायर क्या होगा 1/100 ना, यहाँ से देखो 1/100 प्लस में 3k हो जाएगा हमारे पास। इन सबको ऐड कर ले, 3 2 5 2 7 1 8, ये टोटल
8k हो जाएगा, 8k और k क्या है 1/10, तो मतलब 8/10। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 81/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब 6 और 6 से बड़ा, तो 6 और 6 से बड़ा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, क्योंकि वेरिएबल 7 तक ही है, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 मेरे पास क्या है 2k का स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 7 क्या है 7k का स्क्वायर प्लस में k, तो 9k का स्क्वायर प्लस में k, तो 9k का स्क्वायर मतलब 9/100 प्लस में k 1/10 ना, तो ये आ जाएगा 19/100। और प्रोबेबिलिटी मांगा यहाँ से 0 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा। 0 से बड़ा मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। आगे जाएंगे नहीं, 5 से छोटा। इन सब का वैल्यू दे के ऐड कर लेना, ये आपके लिए। इसके सी पार्ट में आपसे पूछा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 1/2 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a। अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन 1/2, बोला कि a का मिनिमम वैल्यू बताओ जो कि इसका जो प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। a का मिनिमम वैल्यू बताओ कि इनका प्रोबेबिलिटी 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो a का मिनिमम वैल्यू क्या सब हो सकता है, मान लो इफ़ a इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि हमारे वेरिएबल में 0 1 2 3 4 5 6 7 है, इसी 7 में से कोई एक वैल्यू हो सकता है a। तो a का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 ना, लेस देन इक्वल टू 0, a के प्लेस पे a की वैल्यू 0, लेस देन इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, बस एक ही है ना 0, और कुछ तो है ही नहीं। तो इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू 0 ही है। एक बार इफ़ a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू 1 में क्या सब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इससे पीछे तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों को ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है k, और k का वैल्यू है 1/10 और 0 का वैल्यू 0, तो 1/10 प्लस 0 होता है 1/10। क्या 1/2 से बड़ा है, नहीं है। चलो इफ़ a इक्वल टू 2, मैंने एक बार 2 लिया, तो जब 2 लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 ना, तो x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है 2k, 1 है 1k और 0 है 0, तो 2 प्लस k 3k प्लस 0, तो 3k आ जाएगा टोटल। तो 3k और k का वैल्यू 1/10, तो 3/10। क्या ये 1/2 से बड़ा है, नहीं है। आगे और चलते हैं। इफ़ a इक्वल टू 3, एक बार मैंने a को 3 लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मेरे पास है 2k, 2 है 2k, 1 है k और 0 है 0, तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 2 4 5k प्लस 0, तो 5k और k है हमारे पास 1/10, तो 5/10 आ जाएगा जो कि होता है 1/2। लेकिन हमको क्या चाहिए, 1/2 से बड़ा, तो यहाँ पे भी काम नहीं बनेगा। तो फिर इफ़ a इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4 में क्या सब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। 4 है 3k, तो इस सबको ऐड कर लो, 3 2 5 2 7 1 8k ना, 8k और k का वैल्यू 1/10, तो 8/10, और ये जो 8/10 है ये क्या है, 1/2 से बड़ा है। जब सिमिलरली a इज इक्वल टू 4 में जो वैल्यू आया 1/2 से बड़ा आया 8/10, तो 5 में भी 1/2 से बड़ा आएगा, 6 में भी 1/2 से बड़ा आएगा और 7 में भी 1/2 से बड़ा आएगा। तो a के कुछ इस वैल्यू पे 4 5 6 7 पे
जो हमारे पास वैल्यू है, इसका वैल्यू है वो 1/2 से बड़ा आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, तो बताओ इनमें से 4, 5, 6, 7 में से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम है इसमें से 4। तो यहाँ पे आंसर जो होगा a = 4। तो ये था क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 से थोड़ा सा आइडिया आ गया रैंडम वेरिएबल का। इसके बाद क्वेश्चन 2 में बोला आपको डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन कैन सर्व एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विद द गिवन रेंज। अलग अलग आपको फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि गिवन रेंज में इनमें से कौन कौन से फंक्शन PMF होल्ड करेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगी, होल्ड करेगी, सर्व करेगी। बुकलेट के क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट में जो फंक्शन आपको दे रखा है वो है fx = x² / 30 और रेंज है आपको x का 1 से लेके 5, 1, 2 से 5 तक ये रेंज है। तो अगर PMF को होल्ड करेगी तो जो भी x का रेंज है, इस टोटल रेंज पे जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा वो 1 होना चाहिए ना। यहाँ पे दे रखा है गिवन फंक्शन कैन सर्व एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सर्व होने के लिए जो भी मेरे पास फंक्शन है उनका जो समेशन होगा गिवन रेंज में वो 1 होना चाहिए। मतलब f(1) प्लस में f(2) प्लस में f(3) प्लस में f(4) प्लस में f(5), इन सब का जो समेशन है वो अगर 1 आ जाता है तो हमारा PMF होल्ड करेगा। f(1) क्या होगा 1/30, 2 क्या होगा 4/30, 3 होगा 9/30, 4 होगा 16/30 और 5 होगा 25/30 जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसका आंसर आएगा नो, ये PMF को होल्ड नहीं कर रहा है। दूसरे पार्ट में बोला, दूसरा फंक्शन दे रखा है आपको कि फंक्शन दे रखा है fx = x - 2/5 ना, हाँ, और x दे रखा है आपको 1, 2 से लेकर कहाँ तक 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। तो सिमिलरली अगर 1 इन सारे रेंज के पे निकालने के बाद इनका समेशन 1 आ जाए, टोटल 1 आ जाए तो PMF होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो f(1) प्लस f(2) प्लस f(5) इनका समेशन 1 आना चाहिए ना। तो f(1) अगर पुट करते तो क्या आएगा 1 माइनस f(1) जब पुट करोगे ना तो आंसर आएगा -1/5। और किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो यहीं पे नो, PMF को होल्ड नहीं करेगा। ये तो पहला प्रॉपर्टीज ही होल्ड नहीं किया है। यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर गया था, सब 0 और 1 से छोटा है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज समेशन इसका 1 नहीं आया। और यहाँ पे तो पहला प्रॉपर्टीज मतलब 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, वही होल्ड नहीं किया। पहली बार में f(1) - 1/5 निकल गया। सिमिलरली इसके सी पार्ट में बोला है, सी में ना फंक्शन सेम है, fx = ये वाला पहला वाला x² = 30, बस रेंज चेंज कर दिया है, 0 से इस बार है, 0 से 1, 2, 3, 4 तक ना, 0 से 1, 2, हाँ 4 तक है। तो f(0) प्लस में f(1) प्लस में f(4), इनका समेशन 1 आ रहा है, देख लो। 0 पे 0, 1 पे आएगा 1/30, 2 पे आएगा 4/30, 3 पे आएगा 9/30, 4 पे आएगा 16/30। क्या ये इक्वल टू 1 है? 16, 9, 25, 4, 29, 31, ये है 30/30 जो कि इक्वल टू 1 है। तो यस, ये PMF को होल्ड कर रहा है। सिमिलरली डी में जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, fx दे रखा है 1/5 और इसका जो रेंज दे रखा है आपको, रेंज है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक। तो f(1) सिमिलरली f(1) f(2) प्लस में जो f(5) है, ये इनका समेशन 1 आना चाहिए। f(1) क्या होगा इसका 1/5, f(2) 1/5, x है ही नहीं इसके साथ,
तो जो फंक्शन का वैल्यू है वही आएगा। एफ ऑफ 3 भी क्या आएगा 1/5, एफ ऑफ 4 1/5, एफ ऑफ 5 1/5। इन सब का समेशन 1 आ रहा है क्या, 5/5 आ रहा है 1, तो यस। तो ऐसे हम लोग हमारा मतलब अगर कोई फंक्शन दे रखा, कोई रैंडम वेरिएबल दे रखा है और उसके करस्पॉन्ड में प्रोबेबिलिटी दे रखा है या नहीं दे रखा हो, निकालना हो और हम निकालते हैं, तो अगर सारे प्रोबेबिलिटी के समेशन का जो टोटल है मतलब टोटल 1 आ जाए तो वो पीएमएफ को होल्ड करेगा, और टोटल 1 नहीं आए तो होल्ड नहीं करेगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 में बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी सो डैट द फंक्शन सर्व एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको फंक्शन दे रखा है, उसमें सी की वैल्यू निकालनी है और जिससे कि जो फंक्शन हमारा है वो क्या करे, पीएमएफ होल्ड करे, सर्व करे। ठीक है। क्वेश्चन 3 में सबसे पहला पार्ट में जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर, और हमारे पास जो रेंज दे रखा है x इज इक्वल टू 1 to 6 तक, 1 से लेके 6 तक। ठीक है। और बोला इस रेंज में आप c का वैल्यू निकालो जिससे कि हमारा जो ये फंक्शन है पीएमएफ को होल्ड करे। तो फंक्शन पीएमएफ को होल्ड करने के लिए एफ एक्स का समेशन क्या आना चाहिए 1 दिए गए रेंज में। रेंज हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1 से लेके 6, एफ एक्स क्या है सी एक्स का स्क्वायर, और ये 1 आना चाहिए तब पीएमएफ क्या होगा होल्ड करेगा। सी कांस्टेंट है बाहर ले ले, एक्स क्या होगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सी इज इक्वल टू 1 प्लस में 4 प्लस में 9 प्लस में 16 प्लस में 25 प्लस में 36, ये सब इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए ना। इसको ऐड करोगे तो 36 25 हाँ तो 91 सी इज इक्वल टू 1, तो सी बराबर 1/91। आंसर है क्या, हाँ है। तो सी का वैल्यू 1/91 आएगा तब जाके ये क्या होगा पीएमएफ को होल्ड करेगा। इसी के बाद कुछ इसके बी पार्ट में आपसे पूछा है, मतलब दे रखा है फंक्शन दे रखा है c 1/4 पे पावर x, c इंटू में 1/4 पे पावर x, और जो इसका रेंज दे रखा है आपको, इसका रेंज है x इज इक्वल टू 1 2 से लेके डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो मतलब ये क्या है पता है आपको, काउंटेबल है इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 काउंट तो कर सकते हैं लेकिन काउंटिंग रुकेगी नहीं, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो इसका आपको सी निकालना है जिससे कि ये क्या हो जाए पीएमएफ को होल्ड करे। तो पीएमएफ को होल्ड करने के लिए इनका समेशन मतलब टोटल 1 आना चाहिए ना, मतलब समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ना, और फंक्शन दे रखा है c 1/4 पे पावर x, इसका जो है 1 आना चाहिए। c कांस्टेंट है बाहर ले लिए, अंदर बचेगा 1/4 पे पावर 1, 1/4 पे पावर 2, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है। और ये होना चाहिए इक्वल टू 1। तो 1/4 पे पावर 1, 1/4 पे पावर 2, 1/4 पे पावर 3। तो ये एक प्रकार से पता है क्या इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है ना, ज्योमेट्रिक चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है a/1 - याद था आपको ना, याद होना चाहिए। c इक्वल टू में a मेरे पास क्या है 1/4 ना, 1 - r मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1/4 ही है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली c इज इक्वल टू 1/4, 3/4, 4 कट जाएगा इज इक्वल टू 1, तो c आ जाएगा 3। तो अगर c का वैल्यू 3 आ जाए तो हमारा पीएमएफ फंक्शन होल्ड करेगा। इसके क्वेश्चन 3 पार्ट में, क्वेश्चन 3 में बोला है आपको सी पार्ट, मतलब मैं सी पार्ट बना रहा हूँ। सी पार्ट में फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू
सी इन सॉरी 1 माइनस सी है, 1 माइनस सी और सी पे पावर एक्स, 1 माइनस सी और सी पे पावर एक्स, और रेंज दे रखा है इस बार x इज इक्वल टू 0 1 2 से इन्फिनिटी तक, मतलब आज इस बार x दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे था x 1 से इन्फिनिटी। तो PMF होल्ड करने के लिए फंक्शन का टोटल 1 आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास जो भी फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी में 1 माइनस सी, सी पे पावर x क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 माइनस सी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले ले, अंदर में क्या बचेगा, सी पे पावर 0, सी पे पावर 1, सी स्क्वायर, सी पे पावर क्यूब, डॉट 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 चलता जाएगा। तो सी पे पावर 0 ये आ गया 1 माइनस सी, और अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस में सी पे पावर 1 मतलब सी, प्लस में सी स्क्वायर, प्लस में सी क्यूब, डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, मतलब उसमें इनफाइनाइट, ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट का जो सम आता है वो क्या आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट का a बटे 1 माइनस आर। तो अब बताओ a बटे 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस सी, a मेरे पास क्या है, a है 1 ना, बटे 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन डिफरेंस, आर क्या है c, और हमको c का वैल्यू बताना है जिससे कि c हमारा क्या आ जाए, जिससे ये पूरा समेशन का टोटल 1 आ जाए। इसके कोरस्पॉन्ड में 1 नहीं चल रहा है ना, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 1, नहीं भी चलाओगे कोई भी चलेगा ना, मतलब इसको हमको लेफ्ट हैंड साइड को 1 पूरा कैसे हो, मतलब c का किस वैल्यू पे हमारे पास इसका टोटल क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अब बताओ c के क्या वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा, तो c की तो वैल्यू निकलेगी ही नहीं, 1 माइनस सी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर नीचे कट जाएगा, तो c की तो वैल्यू निकलेगी नहीं। अब यहाँ पे कई बच्चे दिमाग ये लगाते हैं कि c की वैल्यू ना रियल नंबर होगी, c की वैल्यू रियल नंबर होगी, क्योंकि c को आप कुछ भी पुट कर दो आंसर कट कुट के 1 ही आएगा, चाहे c को 2 पुट करो, 1 पुट करो, 0 पुट करो, -2 -3, क्योंकि जो भी c को यहाँ पुट करोगे ऊपर में भी पुट होगा और ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा। तो ये फिर c रियल नंबर होगा क्या, नहीं, गलत, c रियल नंबर नहीं होगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, ये हमेशा अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपको MME 1 याद हो जो सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा था, जहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा होगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कंसेप्ट। कन्वर्जेंस, जहाँ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता था, फाइनाइट वैल्यू, डाइवर्जेंस का मतलब वो जो जिसकी वैल्यू फाइनाइट ना हो, डाइवर्जेंस में भी टाइप होते हैं, पढ़ा था, या फिर सेमेस्टर 1 गया और MME 1 भी चला गया, ऐसा तो नहीं है ना, याद होना चाहिए कुछ कुछ पार्ट आपको, मुझे पता है हंस रहे होगे आप लोग, नहीं याद होना चाहिए थोड़ा सा। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जो ये फॉर्मूला है ना, तो इस अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी तब तो समेशन 1 आएगा, फाइनाइट आएगी, इसकी वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। तो फाइनाइट का मतलब कन्वर्जेंस, और इनफाइनाइट सीरीज जो भी है, मतलब आप ज्योमेट्रिक सीरीज जब पढ़ा होगा ना आपने सेमेस्टर 1 में, MME 1 में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो सीरीज है ना ज्योमेट्रिक सीरीज, ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होता है जब ये जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है मेरा r, जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है r, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो वो लेस देन 1 हो, तब जाके ये सीरीज कन्वर्जेंस होती है। याद आ रहा है कुछ, कन्वर्ज का फॉर्मूला, कन्वर्ज कब होती है, जब कॉमन रेशियो r का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। अब याद आ गया होगा, मतलब -1 से r बड़ा और 1 से छोटा, तो मतलब यहाँ पे c r का काम कर रहा है, तो c बेसिकली क्या, -1 से बड़ा और लेस देन 1, ऐसा होगा। तो ये -1 से बड़ा और लेस देन 1 ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फंक्शन को देखो ना, ये वाला पार्ट, तो ये आपको कुछ एक्सपोनेंशियल की तरह दिख रहा होगा, c पे पावर x,
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसी शर्त पे डिफाइन होता है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये बेस निगेटिव नहीं हो सकता। तो डेट्स वाई जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसका आंसर होगा सी, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तब हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या होगा? पीएमएफ को होल्ड करेगा। समझ में आ गया ना? और अगर आपको एक नोट लिख लो, नोट्स में लिख लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, अगर मतलब कुछ मैं ऐसे लिखूँ के पे पावर एक्स, तो व्हेन के इज ग्रेटर देन 0, के इज ग्रेटर देन 0। मैं रेड कलम में लिख देता हूँ, रेड मार्कर से, जिससे कि समझ आए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है के टू द पावर एक्स, ये उसी शर्त पे डिफाइन होगा जब के ग्रेटर देन 0 हो एंड के इज नॉट इक्वल टू 1। नोट्स में लिख लो, क्या पता कब काम आ जाए इसका। तो यहाँ से मैंने तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स को पीएमएफ होल्ड करने के लिए सी की वैल्यू मैंने निकाल दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन 2x होल डिवाइडेड बाय k इंटू के प्लस 1 फॉर द x इज इक्वल टू, रेंज दे रखा है, कैन सर्व एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन दे रखा है वो गिवन रेंज में पीएमएफ को होल्ड करेगी। तो ये आपका काम है, ये आपको खुद से करना है। इसके बाद 5, तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप नोट करो। यहाँ तक मैंने हम लोगों ने पीएमएफ के कंसेप्ट को, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ क्या होता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीडीएफ, कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। CDF कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसकी रिप्रेजेंटेशन या जिससे इसको डिनोट करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, कैपिटल F सबस्क्रिप्ट में कैपिटल X और अंदर में स्मॉल x, वेयर कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल एंड स्मॉल x इज इट्स वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। इसको हम लोग f ऑफ x, ये f ना कैपिटल है, f ऑफ x से भी आप डिनोट करते हो, मतलब सबस्क्रिप्ट वाला x अगर आप छोड़ भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है कुछ ये है। CDF का मतलब, जैसे PMF का मतलब क्या था कि PMF हमें क्या बताती थी, रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी। CDF हमें रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं बताती, CDF हमें रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड और उसके पीछे की सारी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी का टोटल बताता है। फिर से सुनना, CDF हमें रैंडम वेरिएबल और उसके पीछे की सारी वैल्यू के प्रोबेबिलिटी का सम टोटल बताता है। तो इसलिए CDF और FX निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूला, कुछ जो भी समझना हो आप समझ सकते हो कि अगर FX निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। PMF में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड की प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड और उसके पीछे की सारी प्रोबेबिलिटी का सम टोटल। CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेम वही हमने जो मीन मीडियन मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था ना, एक एवरेज जब पढ़ रहे थे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कंसेप्ट, जहाँ पे याद करो कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट फंक्शन जैसे x कुछ दे रखा हो 2 4 6 8, फ्रीक्वेंसी दे रखा था, याद करो 8 2 5 7, तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 17 15 7 20 2 बस 22। तो जो ये CF है ये क्या बता रहा है, 8 पे तो 8, मतलब इसके पीछे तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना,
10 क्या बता रहा है, CF का 10, ये x की वैल्यू 4 और उसके पीछे की वैल्यू, इन दोनों का समेशन बता रहा है ना, इसके कोरस्पॉन्ड की जो वैल्यू है 2, देखना मैं अच्छे से एक्सप्लेन, इसके कोरस्पॉन्ड की जो वैल्यू 2 है और इसके पीछे की जो वैल्यू 8 है, इन दोनों के समेशन को ही तो बता रहा है 10। 15 क्या बता रहा है, इसके कोरस्पॉन्ड और इसके पीछे की जो वैल्यू है सबका समेशन 5 to 7 + 8 17। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है CDF का, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, जहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी और उसके पीछे की सारे प्रोबेबिलिटी का सम टोटल बताता है। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल से कि मान लो कोई एक x है रैंडम वेरिएबल, और x रैंडम वेरिएबल है, मान लो वो 1 2 3 4, इसके क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी इज एक्ट लाइक फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे x के बाद फ्रीक्वेंसी दे रखा होता था ना, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज एक्ट लाइक फ्रीक्वेंसी। मान लो दे रखा है सपोज 0.2 0.3 0.6 नहीं सॉरी 0.1 और 0.4, टोटल 1 आना चाहिए ना, 1 आ रहा है। तो ये दे रखा है सपोज कि ये वेरिएबल है और इसी क्रॉसपॉन्ड में कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखा है और इनका सम टोटल 1 आ रहा है, तो मतलब ये PMF को होल्ड कर रहा है। हमें निकालना है CDF। CDF क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, ये होता है ना CDF। इसके क्रॉसपॉन्ड, वेरिएबल के क्रॉसपॉन्ड उसके पीछे के प्रोबेबिलिटी का सम टोटल। तो CDF को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इससे या इससे, तो हम एक बार इससे करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मतलब f(1) क्या होगा, f(1) बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 होगा ना, और x लेस देन इक्वल टू 1 क्या सब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, और इसके पीछे 1 के पीछे कुछ है नहीं है तो कुछ 0 होगा। जब इसके पीछे कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 का क्या है, 0.2, तो CDF f(1) 0.2 आया। और देखो और भी आगे देखेंगे फिर और अच्छे से क्लियर होगा। f(2), तो f(2) क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेस देन इक्वल टू 2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 दे रखा है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 0.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0.5। तो यहाँ से समझ में आ रहा है जो CDF बताता है, f(2) हमें क्या बता रहा है, f(2) बता रहा है 2 और 2 से पीछे की जो भी वेरिएबल है उसके क्रॉसपॉन्ड में जो भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम टोटल। सिमिलरली अगर f(3) अगर हम देखें तो f(3) होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, और 1 से पीछे तो वेरिएबल है ही नहीं। 3 पे 0.1, 2 पे 0.3, 1 पे 0.2, इन सब का सम टोटल 0.6। f(4) क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 से पीछे तो कुछ है ही नहीं, इनको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो f(4) हमें क्या बता रहा है, 4 और 4 से पीछे की सारी वैल्यू के क्रॉसपॉन्ड जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सम टोटल। तो ये था CDF हमें क्या बताता है, रैंडम वेरिएबल की क्रॉसपॉन्ड प्रोबेबिलिटी और उसके पीछे की सारी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी का सम टोटल। CDF को अगर हम लोग फंक्शन फॉर्म में लिखना चाहे, मतलब इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है। ये तो नॉर्मली हमने प्रोबेबिलिटी के भाषा में, प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में लिखा है। अगर मैथमेटिक्स के रूप में फंक्शन फॉर्म में इसको अगर
रिप्रेजेंट करे, जो कि हमें सीखना भी है क्योंकि हम इंजीनियरिंग्स के बुक को फॉलो करते हैं। तो वो कुछ ऐसे होगा, आप ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और प्लीज़ दिल दिमाग दोनों यहाँ पे लगा के देखना, क्योंकि इसमें ना आपको डाउट आ सकता है। मुझे पता है कहाँ पे डाउट आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन फॉर्म में CDF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से होगा। जो भी हमारे पास वेरिएबल दे रखा है 1 2 3 4, इसको कैसे लिखना है देखना। जो सबसे अपर वेरिएबल है ना 1, उसके पीछे मतलब लेस देन x मान लो पहले एक लेस देन 1, उसके बाद 1 से बड़ा इक्वल टू x लेस देन 1, सॉरी लेस देन 2, 2 से बड़ा इक्वल टू x लेस देन 3, और 3 से बड़ा इक्वल टू x लेस देन 4, और एक मान लो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैंने ना ऐसे लिखा इसको। वेरिएबल को लिखने का तरीका ये था, जो भी वेरिएबल है 1 2 3 4 उसको मैंने इस वे में लिख दिया। अगर 1 के बाद 6 होता, 6 के बाद 8 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे 1 है 1, जहाँ पे 2 की जगह पे 6 है तो 2 के प्लेस पे हम लोग 6 डाल देते। x इज लेस देन 1 का मतलब क्या है? x इज लेस देन 1 का मतलब कि 1 से पीछे कोई भी वेरिएबल है क्या हमारे पास? नहीं है ना। तो 1 से पीछे जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसके क्रॉसपॉन्ड में कोई प्रोबेबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी। तो इसका वैल्यू आएगा 0। तो 0 आया कब? जब x लेस देन 1 था। अब समझना, इसके बाद समझने, अब असली चीज़ आ रहा है, मतलब समझने वाला चीज़। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। x हमारा 2 से छोटा, 2 से पीछे, और 1 और 1 से आगे पूछ रहा है। इंक्लूसिव 1 मतलब 1 और 1 से आगे और 2 से पीछे। 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा बट 1 को इंक्लूड कर रहा है। तो 1 को इंक्लूड कर रहा है तो f ऑफ 1 क्या है हमारे पास? f ऑफ 1 क्या है? 0.2 है ना। तो मैंने यहाँ पे 0.2 लिखा है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आपने तो बस f ऑफ 1 लिखा, f ऑफ 1 लिखा, लेकिन f ऑफ 1 लिखा, लेकिन इसमें तो बोल रहा है 1 से आगे और 2 से पीछे। तो 1 से आगे तो कुछ भी हो सकता है, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2 से पीछे भी 1.9, 1.8 कुछ भी हो सकता है। तो वो कहाँ गया? f ऑफ 2 भी तो लिखना पड़ेगा, f ऑफ 5 भी तो लिखना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम f ऑफ 2 से पीछे 1.5 भी आता है, हम 1 ही क्यों लेके चले? तो अगर f ऑफ 1.5 निकालना चाहे तो f ऑफ 1.5 क्या होगा? f ऑफ 1.5 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1.5 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1.4 प्लस चलता जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आएगा ना। क्या 1 p x इज इक्वल टू 1.5, 1.4, 1.3 हमारे वेरिएबल का पार्ट है? हाँ या ना? नहीं, मतलब यस और नो? नो। तो वेरिएबल का पार्ट नहीं है तो उसके क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो इसके क्रॉसपॉन्ड में जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी f ऑफ 1 क्या है? 0.2 ना, 0.2। सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.2। तो मतलब 1 से आगे और 2 से पीछे कोई भी वैल्यू लोगे ना तो वो हमारे वेरिएबल का पार्ट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वो हमारे वेरिएबल का पार्ट ही नहीं है। तो जब वेरिएबल का वो हमारा पार्ट्स नहीं है, तो जब वेरिएबल का पार्ट नहीं है तो फिर कैसे इसकी क्रॉसपॉन्ड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे? वो तो 0 होगा। तो f ऑफ 5 निकालो या f ऑफ 1.8 निकालो। तो f ऑफ 1.8 निकालोगे तो क्या होगा? 1.8, 1.7, ये सब क्या वेरिएबल का पार्ट है? नहीं है। चलता जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो 1 क्या है? 0.2। तो f ऑफ ये तो 0.2 आ गया। इसके बाद देखना, ये और भी इंटरेस्टिंग है। ये बोला कि आपको बताना है 2x 2 और 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा।
मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, मतलब 2 को इंक्लूड किया है, 3 को इंक्लूड नहीं किया है। मैंने f ऑफ 2 यहाँ पे पुट किया, f ऑफ 2 मेरा क्या आया है 0.5, और हम यहाँ पे लिख लिए 0.5। अब फिर से वही, अगर ये बात आए कि 2 से आगे तो 2.5, 2.7, 2.8 कुछ भी आ सकता है, और 3 से पीछे 2.8, 2.9 कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप 3 से पीछे कुछ भी लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ 2.8, 3 से पीछे, तो क्या आएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 2.8 प्लस में p ऑफ x इज इक्वल टू 2.7, यही आएगा ना, और p ऑफ x इज इक्वल टू 2, यही तो आएगा। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है ही नहीं। जब इन सब की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो इनके कोरस्पॉन्ड, मतलब ये सब वेरिएबल का पार्ट नहीं है, तो इसके कोरस्पॉन्ड में वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और पता है ये जो 2 है ना, ये 2, ये f ऑफ 2 क्या बताता है 2 और 2 से पीछे की वैल्यू। तो 2 और 2 से पीछे की वैल्यू 0.5 मैंने कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे f ऑफ 2 p ऑफ 2 नहीं बता रहा, ये 1 जो है मैंने 0.2 लिखा है, तो यहाँ पे f ऑफ 1 लिखा है, मतलब यहाँ से मैंने लिखा है कि f ऑफ 1 0.2, f ऑफ 2 0.5। तो ये जो 1 0.2 है ये 1 नहीं बता रहा, 1 और 1 के पीछे की सारी प्रोबेबिलिटी बता रही है। ये जो मैंने 0.5 लिखा है f ऑफ 2 पुट करके, तो f ऑफ 2 हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का नहीं बता रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 और 2 से पीछे की सारे प्रोबेबिलिटी का सम टोटल बता रहा है 0.5। और 2 से आगे और 3 से पीछे 2.4, 2.5, 2.7 जो भी लोगे वो हमारे वेरिएबल का पार्ट है ही नहीं, और वेरिएबल का पार्ट नहीं है तो उसके क्रॉसपॉन्ड में प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सिमिलरली 3 और 3 से आगे तो f ऑफ 3 हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 3 आएगा 0.6, और ये 0.6 हमें f ऑफ 3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 नहीं बता रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 और 3 से पीछे जितना भी वेरिएबल है सबका सम टोटल बता रहा है। और x इज इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब 1, ये 1 होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, f ऑफ 4 तो 1 पता चल ही गया, तो f ऑफ 4 क्या बता रहा है 1, और ये 1 क्यों बता रहा है, क्योंकि f ऑफ 4 p ऑफ 4 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 ना बता के प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 और 4 से पीछे की सारी वेरिएबल का कॉरस्पॉन्ड में जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है सबका सम टोटल बता रहा है। और जब ग्रेटर देन लेके चले तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, यही ना कि f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे मान लो ग्रेटर देन 4 के पे f ऑफ 5 आएगा, f ऑफ 6 आएगा, तो f ऑफ 5 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। क्या x इज इक्वल टू 5 हमारे वेरिएबल का पार्ट है, नहीं है, तो इसके क्रॉसपॉइंट की वैल्यू क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू 1, और ये तो बता रही है इसके पीछे का पूरा f ऑफ 4। तो ये टोटल हमारा रिप्रेजेंटेशन स्टाइल होता है फंक्शन फॉर्म में लिखने का। मैं इसको बस रफ कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि CDF को फंक्शन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से ये जो f ऑफ 2 है, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 या 3 या 2 नहीं बता रहा, 2 और 2 से पीछे की सम टोटल बता रहा है, 3 और 3 से पीछे की सम टोटल, 4 या 4 से पीछे की सम टोटल। अगर मैं इस फंक्शन का डायग्राम बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, और आप अगर MME 1 अच्छे से पढ़कर आए होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्क्रीट्स गुड्स वगैरह एक्सप्लेन अच्छे से करके आए होंगे, तो ये कुछ पता है स्टेप फंक्शन का ग्राफ बनेगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको याद होगा, अदरवाइज लोग तो बस मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मार्क्स के लिए बस मैथ्स पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आपको याद होगा इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं ना तो कुछ स्टेप फंक्शन सा बनेगा। और स्टेप फंक्शन डायग्राम किसका बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही स्टेप फंक्शन डायग्राम बनता है ना। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ CDF का, जीरो 1 2 3
4, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और 1.0। x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 से पीछे, मतलब 0 से 1 की बात कर रहा है ना, यहाँ से लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ इसके पीछे 0 तक, और 0 से पीछे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव वाला कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका x लेस देन 1 का बना। 1 से 2 इंक्लूडिंग 1, x f 1 से 2 इंक्लूडिंग 1, तो 1 से 2 और इंक्लूडिंग 1 में जो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 0.2 ना। कुछ ऐसा 2 से पीछे और इंक्लूडिंग 1 जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 0.2। मतलब इस फंक्शन में fx में कुछ भी पुट करेंगे 2 से पीछे 1.9, 1.8, 1.7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.2 ही आएगा। और fx में 1 भी पुट करेंगे मतलब f ऑफ 1 भी क्या आएगा, 0.2 आएगा। अभी मैंने समझाया था कि अगर f के अंदर 1.8 भी पुट करेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/1.8, फिर 1.8, फिर 1.7, और सब के वैल्यू 0 ही है, तो लास्ट में आंसर 0.2 ही आएगा। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3, मतलब 2 को इंक्लूड कर रहा है, जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो मतलब कुछ यहाँ पे इसने 2 को इंक्लूड किया है और जो वैल्यू है वो 0.5 है। फिर 3 को इंक्लूड किया और 4 से पीछे, 3 और 3 से बड़ा और 4 से पीछे 0.6, मतलब कुछ यहाँ, और 4 से आगे 1 और यहाँ पे ऐसे एरो लगा देना। इसको हम लोग अगर ऐड करें तो ये देखो कुछ स्टेप फंक्शन सा ग्राफ बन गया है, और ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी हम लोग 1.2, 1.3 डालो, आंसर आता था 1 ही। तो ये ग्राफ है CDF फंक्शन का, जहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से ग्राफ बनाया है। अगर इसमें कुछ एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि ग्राफ देख के मुझे जो दिख रहा है कि इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं ना, कि जो राइट हैंड लिमिट है, मतलब मान लो जैसे f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 और f ऑफ 1 से पीछे आगे जो भी वैल्यू आ रहा है, मतलब राइट हैंड लिमिट, और जो 4 फंक्शन है, मतलब ऐसा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का जो भी वैल्यू आ रहा है वो इक्वल टू है f ऑफ 1। लेकिन जैसे ही 1 से पीछे चले जाते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, कुछ और आ जा रहा है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx जो भी है और f ऑफ 2 जो भी है वो सेम आ रहा है। 2 प्लस और f ऑफ 2 पे जो भी वैल्यू है वो सेम आ रहा है, लेकिन 2 से पीछे जैसे ही जाएंगे तो फिर आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, कि हमारा जो है राइट हैंड लिमिट और 4 फंक्शन का जो भी वैल्यू आ रहा है वो दोनों सेम है। तो जब भी राइट हैंड लिमिट और 4 फंक्शन वैल्यू सेम आए तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड कंटिन्यूस फंक्शन। क्या बोलते हैं, राइट हैंड कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि जो हमारा CDF फंक्शन होता है वो राइट हैंड कंटिन्यूस होता है। क्या पता पूछ ले पेपर में, सीख लो, लिख लो यार, ठीक है। तो CDF के बाद अगर मैं PMF का एक बार डायग्राम बना दूँ, PMF का डायग्राम मान लो पूछ ले, तो PMF का डायग्राम बहुत ईजी है। जैसे वेरिएबल 0 से 1 2 3 4 है ना, और ये मान लो 0.2 0.4 0.6 0.8, 1 पे क्या है 0.2, तो 0.2 तक लाइन डायग्राम बना दो, ये लाइन डायग्राम इसका बनता है। 2 पे क्या है 0.3,
3 पे क्या है 0.1 तो और छोटा बनेगा, और 4 पे क्या है 0.4 हल्का सा बड़ा। तो ये है पीएमएफ का डायग्राम, लाइन डायग्राम बन जाएगा। इसको आप हिस्टोग्राम से ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, तो आप एक का मर्जी जैसे मन करो। तो यहाँ से तो ये हो गया पीएमएफ का डायग्राम। इसके बाद मैं ना अब क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन 5 नंबर है, जहाँ पे आपको फाइंड द सीडीएफ ऑफ द बिलो पीडीएफ, मतलब पीडीएफ दे रखा है वहाँ से सीडीएफ फाइंड आउट करना है, वो आपको खुद से करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी तो मैंने क्या देखा कि पीएमएफ दे रखा हो तो सीडीएफ कैसे निकालते हैं। अगर सीडीएफ दे रखा हो तो पीएमएफ कैसे निकालेंगे, अगर सीडीएफ दे रखा हो तो पीएमएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कर दूं। तो अगर सीडीएफ दे रखा हो और पीएमएफ निकालना है, तो जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए निकालना है, और आपके पास सीडीएफ गिवन हो, सीडीएफ इज गिवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए निकालना हो, तो ये पीएमएफ निकालना है। तो आप निकालना एफ ऑफ ए, जो भी वैल्यू आएगा माइनस कैपिटल है, मतलब एफ ऑफ ए से जस्ट पहले जो भी वैल्यू होगा। जैसे मैं यहाँ पे निकालूँ कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें 2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 माइनस में एफ ऑफ 2 से जस्ट पहले जो भी वैल्यू होगा। तो एफ ऑफ 2 क्या है 0.5 ना, यहाँ से भी देख लो 0.5, और एफ ऑफ 2 से जस्ट पहले वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 से सॉरी हाँ एफ ऑफ 2 से जस्ट पहले वैल्यू क्या है 0.2, जस्ट पहले 0.2, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.3। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 0.3। तो अगर ऐसा आ जाए तो एफ ऑफ ए माइनस में एफ ऑफ ए से जस्ट पहले, एक्स इज इक्वल टू 2 आए तो एफ ऑफ 2 से जस्ट पहले एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 से जस्ट पहले एफ ऑफ 2 जस्ट पहले। तो अगर सी डी एफ हो तो पी एम एफ भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं बुकलेट का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से पहले ट्राई करो और उसके बाद देखो। ऐसा करो एक आध क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि फिर अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर 6 मैं रीड कर रहा हूँ, बोला है फाइंड द सीडीएफ ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, मतलब पीएमएफ दे रखा है, और आपको सीडीएफ निकालना है। और क्वेश्चन 6 में जो पीएमएफ दे रखा है वो फंक्शन फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन 6 का मैं ए पार्ट कर रहा हूँ, और जो आपके पास पीएमएफ गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, जहाँ पे कैपिटल एक्स क्या बता रहा है रैंडम वेरिएबल, स्मॉल एक्स उसकी वैल्यू, और दे रखा है 3 1/4 पे पावर एक्स, और इसकी रेंज दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 1 2 डॉट डॉट, और 0 दे रखा है अदरवाइज। आपको सीडीएफ निकालना है। क्या निकालना है? सीडीएफ निकालना है। मैं ना एक चीज़ कर रहा हूँ, वो ना बिल्कुल रॉन्ग होगा, लेकिन फिर उसको मैं उससे आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ उसमें गलत है और उस चीज़ को कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। अगर हमें सीडीएफ निकालना हो तो सीडीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स ना, मतलब फंक्शन और फंक्शन के पीछे की वैल्यू का सम टोटल, फंक्शन और फंक्शन के पीछे की वैल्यू का सम टोटल। तो मान लो फंक्शन और फंक्शन के पीछे की वैल्यू का सम टोटल निकालना हो, तो मान लो जो ये x है ना, x कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी, और x स्टार्ट कहाँ से है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अगर दे रखा हो पीएमएफ फंक्शन, तो इसका रेंज क्या दे रखा है 1 से लेके इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोअर लिमिट क्या 1 ही तो है ना, 1 से स्टार्ट है, एंड कहीं पे भी होगा। ठीक है, तो अगर हम समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 से लेके x, जो भी पीएमएफ दे रखा है निकाल ले, तो हमारे पास ये आ जाएगा ना x1 मतलब सबसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट x, इन सब का समेशन, वही हमारा क्या बनेगा सीडीएफ। सीडीएफ बताता क्या है कि x और x के पीछे का टोटल, सम टोटल। अगर
इसको हम लिखे तो पी एम ये क्या दे रखा, फंक्शन क्या दे रखा है 3 1/4 पे पावर x, जहाँ पे x 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो हम 1 से लेके x तक माने, क्योंकि हमको पता तो है नहीं x इन्फिनिटी कौन सा वैल्यू है, तो 1 से लेके x तक। लेकिन 1 पता है, लोअर लिमिट पता है कि 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक जाएगा उन सब का सम टोटल, उन सब का समीशन। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, 1/4 x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 x इज इक्वल टू 2 प्लस चलता जाएगा और 1/4 x इज इक्वल टू x। अब मैं बताऊँ ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप एक बार तो x इज इक्वल टू 1 दे रखे हो, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन एंड में आपने x इज इक्वल टू x दे दिया। ये कुछ गलत नहीं लग रहा? x इज इक्वल टू x सुनने में भी सही नहीं लग रहा, कोई सेंस ही नहीं लग रहा इस बात का। तो बुक में जो बताया गया है वो क्या है कि आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करो, x के जगह पे y मान लो, y इज इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू x को 1 मान लो, जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे बस क्या करो, y को पुट कर दो। ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे y पुट कर दो, और रेंज मेरा लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट x है। इसको फिर सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा 1/4 y इक्वल टू 1 प्लस 1/4 y इक्वल टू 2 प्लस चलता जाएगा 1/4 y इक्वल टू x। समझ में आया? y इक्वल टू x। तो ये और ये दोनों सेम ही है ना, दोनों मैच कर रहा है, बात तो बराबर ही है। लेकिन जो इसको लिखने का तरीका है वो ये। तो जब भी आपको पीएमएफ फंक्शन फॉर्म में दे रखा हो तो जो भी फंक्शन दे रखा है उसको x को y में चेंज कर देना, और जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट x को मान के फिर आगे आप सॉल्व करना। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पता है क्या है, ये है सम ऑफ फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फाइनाइट सीरीज का, वो होता है a इंटू में 1 माइनस आर पे पावर n बटे 1 माइनस आर, शायद यही होता है। एक और देख लेते हैं, हाँ यही होता है शायद। a हमारे पास क्या है 1/4 ना, 1 माइनस आर भी मेरे पास क्या है अभी 1/4 ही है। n का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 1/4 कॉमन डिफरेंस। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 ऊपर में 1 माइनस 1/4 पे पावर x, नीचे में भी आ जाएगा 3/4। यहाँ से 3/4 कट जाएगा, जो आंसर आएगा बस आएगा 1 माइनस 1/4 पे पावर x। तो ये तो आ गया इसकी वैल्यू। अब इसका रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल देखो कि जब पीएमएफ दे रखा था तो जो हमारे पास सीडीएफ हम निकालेंगे, तो सीडीएफ भी तो फंक्शन फॉर्म में भी निकालेंगे ना। तो रिप्रेजेंट का स्टाइल इसका जो है रिप्रेजेंटेशन का वो है ये सीडीएफ का नोटेशन। एक्स आप छोड़ भी सकते हो लेकिन डाल दोगे और अच्छी बात है। तो मैं 2 रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। एक तो ये कि आप ऐसा जो भी वैल्यू आया है 1 माइनस 1/4 पे पावर x, और x हमारा क्या होगा 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक और 0 अदरवाइज। एक तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दूसरा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, fx इज इक्वल टू, सबसे लोअर लिमिट कौन सा है, सबसे लोअर लिमिट 1 है ना, देख लो 1 है। तो एक बार आप x को लेस देन 1 रख दो, तो x को लेस देन 1 करोगे तो 0, क्योंकि लोअर लिमिट 1 है तो 1 से पीछे कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं, और जब कोई वेरिएबल आएगा नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और एक बार आप x को ग्रेटर देन 1 रख दो, और ग्रेटर देन 1 में जो भी फंक्शन आया उसको लिख दो 1 माइनस 1/4 पे पावर। अब x के जगह पे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन देके x डाल दो।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन तब देके जब x डालोगे ना तो देखो दोनों ना सेम चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा, इसमें भी आप x को 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे तो ये सम टोटल बता ही रहा है। यहाँ पे भी x इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब कुछ भी होता है, ये तो सीधा बता मतलब आपको डिफाइन कर दिया कि 1 2 3 4 5 जा रहा है। लेकिन x इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब कुछ भी, 1.1 भी, 1.2 भी, 1.3 भी। तो अगर 1.2 डालोगे, x का वैल्यू 1.2 लेते हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2 डालोगे तो आंसर 1 ही तो आएगा ना, वैल्यू तो 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में अगर 1.2 डालोगे तो जो x का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। 1.5 डालोगे तो भी 1 ही आएगा। तो दोनों का बात बराबर ही है। तो आंसर में पता है क्या हुआ है, जो मैंने आंसर इस पर लिखा है इसमें ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन मैंने डाल दिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन डालने के बाद ये वाला रेंज लिख दिया है। तो इस वाले रेंज में भी लिख दो क्योंकि 1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है, 2 का भी 1 ही होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे भी गलत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मतलब मेन कंसेप्ट है वो इसके लिए था। इसी के बी पार्ट में आपको पूछा, मतलब ये पार्ट तो समझ में आ गया है ना, CDF का मतलब उसके मतलब पीछे का सम टोटल। तो हम लोगों ने सम टोटल ही निकाला है। जब भी PMF से CDF निकालना हो फंक्शन फॉर्म में तो जो भी फंक्शन दे रखा है उसका समेशन निकाल लेंगे और रेंज मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लोअर लिमिट से अपर लिमिट x तक। इसका बी पार्ट हम कर रहे हैं। बी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरह से दे रखा है। अब तो ईजी है, एक समझाना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, फंक्शन है 1 माइनस पी पे पावर x माइनस 1 इंटू में p और x का रेंज दे रखा है, मतलब x का रेंज है 1 से लेके मतलब 1 2 3 इन्फिनिटी तक और 0 अदरवाइज मतलब आपको CDF निकालना है। CDF निकालने के लिए आप क्या कर लो, समेशन ऑफ y इक्वल टू लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट x तक 1 माइनस पी, जहाँ पे x था वहाँ पे y माइनस 1 इंटू में p। p कांस्टेंट है, p को बाहर ले लो। तो जब p को बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस पी पे पावर 1 y को 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0, प्लस में 1 माइनस पी 2 डालोगे तो 1 माइनस पी 3 डालोगे तो 2, ऐसा चलता जाएगा। और एंड में बचेगा 1 माइनस पी पे पावर x माइनस 1। फिर p बाहर आ जाएगा, इसका हो जाए 1 माइनस पी पे पावर 0 का वैल्यू 1 आता है। तो हमारे पास इस बार a क्या आएगा, 1 इंटू में 1 माइनस r पे पावर n, मतलब सम ऑफ फाइनाइट सीरीज का a इंटू में 1 माइनस r पे पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो a मेरे पास 1 है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो 1a इंटू में 1 माइनस r मेरे पास कॉमन डिफरेंस देखो 1 माइनस पी है ना, और उसकी पावर पे x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मतलब 1 माइनस पी, कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से अब जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा p, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस पी पे पावर x माइनस 1 और नीचे में आ जाएगा 1 1 कट जाएगा, माइनस नीचे में बस p आएगा, ये p भी कट जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारे पास CDF बनेगा fx इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस पी पे पावर x माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1 2 से लेके इन्फिनिटी और 0 अदरवाइज। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फॉर्म में लिखना चाहते तो वो भी लिख देना, x लेस देन इक्वल टू 1 पे 0 और ग्रेटर देन 1 पे ये वाला पार्ट, और जहाँ पे x है वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देना बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है, जहाँ पे आपको PMF दे रखा है और निकालना है एटमोस्ट 3 लाइन्स आर इन यूज। एटमोस्ट 3 लाइन्स आर इन यूज का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तो ऐड कर देना 3 और 3 से पीछे वाला। फीवर देन 3 लाइन्स आर इन यूज मतलब लेस देन 3, और एटलीस्ट 3 लाइन्स आर यूज तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये आपसे हो जाना चाहिए, आप खुद से करोगे। और डी पार्ट में बोला एटलीस्ट 4 लाइन आर नॉट इन यूज, तो 4 लाइन आर नॉट इन यूज का मतलब
एटलीस्ट वाला, अगर एटलीस्ट दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ना, तो नॉट बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, और ये निकल जाएगा, फाइंड आउट आप लोग कर लोगे। इसके बाद नंबर 8 में आपको फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरह से, CDF फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है 0 अच्छा -1 ना, x लेस देन -1 -1 सॉरी -1 और ये 1 फिर 1 फिर 3 5 एंड क्वेश्चन आपके पास है, चेक कर लेना। और इसके करस्पॉन्ड में जो वैल्यू दे रखा है 0 1/4 1/2 3/4 0 1/4 1/2 3/4 1/2 3/4 और 1, ये इसके करस्पॉन्ड में वैल्यू दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है। ए पार्ट में बोला आपको बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, बी पार्ट में बोला आपको बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, और सी पार्ट में बोला है आपको बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, डी पार्ट में बताया है, पूछा है आपको प्रोबेबिलिटी बताओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और पहले ये 4 पार्ट कर लेते हैं। CDF दे रखा है, आपको ये सब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। पता है CDF सीखने का कई मतलब किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा हो कि CDF सीखने का क्या फ़ायदा, क्या प्रॉफिट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आपसे पूछेगा, अगर आप CDF नहीं निकालोगे, मान लो आपके पास PMF है, तो जब PMF है और आपसे पूछा कि एटलीस्ट 4 निकालो या एटलीस्ट 7 निकालो, तो एटलीस्ट 7 का मतलब क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल सॉरी जैसे मान लो आपसे एटलीस्ट को छोड़ दो या नॉट एटलीस्ट का पार्ट को छोड़ दो, मतलब सिंपल समझो कि आपसे कोई पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6 बताओ, तो आपके पास CDF फंक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 4 3 सबको ऐड करोगे तब निकलेगा ना। अगर CDF निकला हो तो सीधा, अगर आपके पास CDF का फंक्शन गिवन हो तो आप डायरेक्ट f ऑफ 6 निकाल लोगे, तो f ऑफ 6 क्या होगा, यही तो होगा। तो ये फ़ायदा है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर CDF फंक्शन ना हो आपके पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 निकालना होगा ना, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर CDF फंक्शन हो तो सीधा फंक्शन पे 6 पुट करोगे तो ये निकल जाएगा। तो ये फ़ायदा है CDF सीखने का। आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 क्या है, f ऑफ 3 है ना, तो f ऑफ 3 क्या बता रहा है, 3/4 सीधा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 मैंने बताया था, PM इस तरह से निकालना हो, CDF दे रखा है, PMF निकालना हो तो f ऑफ 3 माइनस में f ऑफ 3 से जस्ट पहले को माइनस कर दो, तो f ऑफ 3 क्या है मेरे पास 3/4, इससे जस्ट पहले क्या है मेरे पास -1/2, तो आ जाएगा क्या 4 और 1/4। बोला प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 बताओ, 3 से पीछे, तो 3 से पीछे 1/2, 3 से पीछे 1/2 ना, 3 तक तो 3 को इंक्लूड कर लेंगे तो 3/4, 3 से पीछे यहाँ से चल रहा है ना, 3 से पीछे तो सबका, 3 से पीछे 1 2 1 तो जो भी आ रहा है सबका, तो 3 से पीछे का 1/2। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बताओ। देखो पता है जब भी अगर ऐसे लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस तरह से आ जाए तो आप करना क्या, जो मुझे सबसे इजी लगता है मैं समझाऊंगा, समझना, देखो क्या पता आप समझ जाओ। मान लो जो भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, जो भी वेरिएबल है वो पहले पुट कर लेना, -1 1 3 5, और ये CDF का दे रखा है आपको, नंबर लाइन पुट कर लिए, वेरिएबल दे दिए, नंबर लाइन ड्रॉ करके वेरिएबल आपने पुट कर दिया। आपसे पूछा है कि 1 और 1 से बड़ा बताओ, तो आपसे बेसिकली
ये वाला रेंज पूछा है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है ना। और f ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, f ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 ना। f ऑफ 5 का मतलब 5 से पीछे की सारी वैल्यू। तो अगर 5 से पीछे की सारी वैल्यू में हम -1 से पीछे की सारी वैल्यू हटा दें, मैं लिख रहा हूं यहां पे देखना, f ऑफ 5 का मतलब ये ग्रीन कलर में जो है f5 से पीछे की सारी वैल्यू माइनस f ऑफ -1 से पीछे की सारी वैल्यू, तो जो मेरे पास आएगा यही तो रेंज आएगा ना, यही तो रेंज आएगा ना। तो f ऑफ 5 मेरे पास क्या है, 1 है, माइनस f ऑफ -1 इक्वल टू में क्या है, 1/4 है। तो इसका आंसर आएगा 3/4। ईजी था ना, नहीं तो एक बार फिर से चेक कर ले, समझ लेना, तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, सिंपल था। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि ई पार्ट में है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, ई पार्ट में कि -0.4 से बड़ा होना चाहिए x और 5 से छोटा होना चाहिए ना, सॉरी 5 नहीं 4 दे रखा है, 4 से छोटा होना चाहिए। तो -4 से छोटा होने का मतलब पता है क्या है, 4 देखो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ देख समझना, यहाँ पे लाई कर रहा होगा 4 और यहाँ पे लाई कर रहा होगा -0.4। हम f ऑफ 4 निकालें तो f ऑफ 4 का मतलब क्या होगा, देखना f ऑफ 4 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन 4 में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो 4 और 3 के बीच का और इंक्लूडिंग 4 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस में 4 से पीछे कुछ भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 3.9 प्लस में चलता जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो देखना ये 4 और 3.9 मतलब ये जो भी इसके बीच में रेंज आएगा ये सब क्या हमारे वेरिएबल का पार्ट है, मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये जो f ऑफ 3 बता रहा है ना, मतलब f ऑफ 4 वो क्या बता रहा है, 4 और 4 के पीछे की वैल्यू। तो अगर आप f ऑफ 3 ये देखना f ऑफ 3 का मतलब ये f ऑफ 3 में से माइनस कर दोगे ना f ऑफ -1 ये वाला पार्ट, तो जो मैं यहाँ पे ग्रीन मार्कर से सर्कल कर रहा हूँ वो पार्ट ही बचेगा, ये वाला पार्ट, और इसी के आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्योंकि देखो लेस देन 4 का मतलब आपके वेरिएबल में 3 ही है, लेस देन का 4 का मतलब 3.9 होता है, लेकिन 3.9 आपके वेरिएबल में है। 3.9 जब डालोगे तो वो 3.8 3.7 कर करके 3 तक ही आएगा, और 3 तक ही आएगा, और 3.9 3.8 3.7 आपके वेरिएबल का पार्ट नहीं है, तो उसके करस्पॉन्ड में जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। मैंने इससे पहले अच्छे से समझाया था CDF की फंक्शन फॉर्म दिखा के, तो इसलिए मैंने F3 माना। F3 में से F1 के पीछे वाले को पार्ट निकाल देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो इसका पार्ट होगा। तो आंसर क्या होगा, F3 है हमारे पास 3/4 माइनस में 1/4, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आंसर आएगा। और लास्ट पार्ट में पूछा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसके f पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो जब भी ऐसा है तो पता है f ऑफ 5 माइनस में f ऑफ 5 से जस्ट पहले, f ऑफ 5 क्या है 1, f ऑफ 5 से जस्ट पहले क्या है 3/4, तो आ गया आपके पास 1/4। तो यहाँ से क्वेश्चन x हैज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और fx आपको दे रखा है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, और जहाँ पे आपको fx दे रखा है, क्या दे रखा है k इंटू में थीटा पे पावर x, और नीचे दे रखा है x, और ये इसका रेंज आपको दे रखा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1, 2 इन्फिनिटी तक, और 0 है अदरवाइज। मैं एक बार आप खुद से ट्राई करना सारे क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि
एक्चुअली में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप पहले खुद से ट्राई कर लो इसको सॉल्व करने का, उसके बाद देखना तो ज़्यादा समझ में भी आएगा, क्योंकि पेपर में तो खुद से ही करना है ना आपको। तो ये फंक्शन आपको दे रखा है, आपको बोला है कि फाइंड आउट करो क्यू एंड के का वैल्यू। इसको क्यू, थीटा नहीं, क्यू मान लो। तो फाइंड आउट करो क्यू एंड के का वैल्यू, जिससे कि ये एबव फंक्शन ना पीएमएफ हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू एंड के इज द एबव फंक्शन इज पीएमएफ। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। पीएमएफ होने के लिए फंक्शन का समेशन 1 होना चाहिए, x इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या है के क्यू पे पावर x बाई x क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। के हम लोग बाहर ले लें, के जब क्योंकि के तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, क्यू पे पावर x बाई x, तो क्यू पे पावर 1 बाई 1 प्लस में क्यू पे पावर 2 बाई 2 प्लस में क्यू की पावर 3 बाई 3 प्लस में चलता जाएगा। तो अगर ये देखा जाए तो कुछ ऐसा बन रहा है, क्यू की पावर 1 बाई 1, तो इसको क्यू लिख दो सीधा, तो क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्यू क्यूब बाई 3 प्लस में ऐसा। इसके बाद हाँ क्यू और के का वैल्यू बताना है ना। एमएमई 1 में आपने एक और सीरीज पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कुछ इस तरह से log 1 प्लस एक्स को हम लोग बेसिकली log 1 प्लस एक्स क्या होता था, x प्लस में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स 4 बाई 4 प्लस में चलता था ऐसा कुछ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस ऐसा। ये एक सीरीज आपने पढ़ा होगा किसमें, एमएमई 1 में। इसके बाद ये ना कुछ इस तरह से ही दिख रहा है, अगर आप देखना चाहो तो, बस यहाँ जहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे एक माइनस भी है, कहीं कहीं पे माइनस भी है। तो इसको ना मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को इस तरह से लाना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो अगर हम log 1 माइनस एक्स लिखें, जहाँ पे प्लस एक्स था वहाँ माइनस, मतलब एक्स को माइनस कर दें, तो क्या होगा देखना, ये वाला x माइनस एक्स आ जाएगा ना, माइनस यहाँ पे जो माइनस एक्स का स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 ये तो माइनस ही रहेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर से माइनस एक्स क्यूब बाई 3। फिर ये तो माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि इसके पावर पे इवन है, तो इवन पावर का स्क्वायर मतलब नेगेटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, तो एक्स पे पावर 4 बाई 4 माइनस ऐसा चलता जाएगा। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब प्लस एक्स था तो कुछ ये था, तो मैंने इस बार प्लस जगह पे एक्स को माइनस एक्स माना है, तो माइनस एक्स जब माना तो एक्स माइनस आ गया तो माइनस, फिर माइनस एक्स यहाँ पे भी आएगा, लेकिन इसके पावर में इवन है तो स्क्वायर है, तो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी तो होता है ना, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, तो बाहर वाला नेगेटिव जैसा का जैसा ही रह जाएगा। ये इवन पावर इवन इसके पावर में इवन पावर दे रखा है, तो इवन पावर पे नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, -2 का स्क्वायर 4, और इसलिए तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और जो बाहर नेगेटिव चल रहा है वो नेगेटिव ही रहेगा। फिर माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि इसके फिर पावर पे इवन पावर है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो बाहर जोड़ेगा सेम रहेगा, तो ये माइनस में चेंज हो गया। अब इस सेम चीज़ को मैं माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाहर से माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, x प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स 4 बाई 4 प्लस में डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है मतलब एमएमई 1 को याद करके, तो कुछ ऐसा चलेगा, क्योंकि इस बार मैंने माइनस सब जगह लगा दिया। देखो अब ये जो है ना इस तरह से दिख रहा है, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू क्यू प्लस इस तरह से, तो मतलब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं के इंटू में इसका वैल्यू, इस चीज़ की वैल्यू को -log 1 माइनस क्यूब,
माइनस लॉग 1 माइनस क्यू, जहाँ पे जिसके बाद इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 बाय लॉग 1 माइनस क्यू। तो k का वैल्यू तो निकल गया। बोला लेकिन q का भी वैल्यू बताओ, तो q का वैल्यू अगर बताओ तो याद करो, या नहीं तो रिलेशन फंक्शन, या नहीं तो इनइक्वालिटी log 1 माइनस क्यू, जहाँ पे q क्या होना चाहिए, log का एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। और log का एंगल पॉजिटिव होने के लिए बेसिकली यहाँ पे q को लेस देन 1 माइनस क्यू को ग्रेटर देन 0, तो 1 इज ग्रेटर देन क्यू, मतलब q को लेस देन 1 होना पड़ेगा। क्या ये आंसर है, एक बार चेक कर ले। हाँ, q को 0 से बड़ा और लेस देन 1, लेस देन 1 क्यों होना चाहिए तो समझ में आ गया, और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। 0 से बड़ा क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि q नेगेटिव हो जाएगा ना, तो मान लो q नेगेटिव हो जाएगा जैसे कि, तो यहाँ पे ना ये भी नेगेटिव आ जाएगा, और जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसके x अगर जब तक इवन पावर रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन x जब इवन पावर ना हो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आने के बाद ये फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो q क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और k हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट, -1 बाय लॉग 1 माइनस क्यू, इसको नीचे मैंने बस डाल दिया। तो k ये होगा और q क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर पता है 11 में कुछ नहीं बोला है। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रिक्वायर्ड बाय कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट टू सबमिट 1, 2, 3, 4 and 5 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट इन अप्लाइंग फॉर अ बिल्डिंग परमिट लेट बाय द नंबर ऑफ फॉर्म रिक्वायर्ड ऑफ द नेक्स्ट अप्लीकेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, the probability that y form are required is known to be proportional of y, that is probability of y is equal to k of y for y is equal to 1 से लेके 5। देखो क्वेश्चन 11 ना इंग्लिश इतना मत देखना, समझ में इंग्लिश आ ही गया होगा, बस क्वेश्चन 11 में बता दे रहा हूँ। आपके पास वेरिएबल मतलब y दे रखा है 1 से 5, 1, 2, 3, 4, 5, और जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये क्या है, k इंटू में y ना, k इंटू में y, तो मतलब k इंटू में 1, तो k यहाँ से आएगा, 2k यहाँ से आएगा, 3k यहाँ से आएगा, 4k यहाँ से आएगा, 5k। तो ये बन गया इसका PMF, ये दे रखा है वेरिएबल। और आपको निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, निकाल लोगे, पहले मैंने निकाल दिया इस तरह से क्वेश्चन को। इन सब का टोटल 1 आना चाहिए, टोटल 1 आना चाहिए, तो k पता चल जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15, तो 15k इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो k बराबर 1/15 आ गया। इसके बाद बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट मोस्ट 3 फॉर्म आर रिक्वायर्ड, एट मोस्ट 3 फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो एट मोस्ट 3 फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 ना, तो लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 3 और 3 से पीछे, तो 3, 2, 5, 1, 6k, 6k, k का वैल्यू पता है तो 6/15 और 6/15। इसके बाद बोला आपको कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट बिटवीन 2 and 4 आर रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट बिटवीन 2 and 4 आर रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 2 and 4, 2 से बड़ा y लेस देन 4, यहाँ पे y लगा देना सब जगह यहाँ पे, क्योंकि y चल रहा है ना, तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 3k ही तो आ रहा है ना, तो 3/15। उसके बाद आपसे डी पार्ट में बोला, इसमें इसी के डी पार्ट में, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बोला कि कुड पी वाई इज इक्वल टू इतना 4, 1 से 5 बी द PMF। अगर पी वाई, ये जो पी वाई फंक्शन है वो ये ना हो कि y²/50 हो जाए, तो क्या, और रेंज आपको दे रखा है y का 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो क्या ये PMF को फॉलो करेगा, तो सेम PMF को फॉलो करने के लिए समेशन ऑफ y p ऑफ y 1 होना चाहिए ना, तो मतलब समेशन ऑफ y इक्वल टू 1 से लेके 5 तक y²/50 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो 1 से लेके 5 तक में क्या सब होगा वाई स्क्वायर। एक तो होगा 1/50 प्लस 2 देंगे तो 4/50, 9/50, 16/50 और 25/50। तो 25 6 31 10 41 9 50, मतलब ये नॉट इक्वल टू 1 है तो नो, ये PMF को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ तक मैं रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का PMF, CDF, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद इसी पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सारा सॉल्व कर दूंगा, या जो मुझे लगेगा सॉल्व करना चाहिए वो मैं कर दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू।